जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी वालेकुम सलाम सर। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम सर। सर। अच्छा यार, मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा कोई एक तारुफी एक सेशन ना हो, मतलब तारुफ इस हद तक मुझे आइडिया हो कि वालेकुम अस्सलाम। कौन जो है क्या, मतलब उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड है और एक्सपीरियंस टैक्स के हवाले से क्या है, वो हमें आइडिया हो जाए कि इसको बाकायदा चीज़ें शुरू करने से पहले। जी, तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। कुछ अंदाजा हो गया है। मतलब इसमें कुछ लोग हैं जो प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे हैं, कुछ ज्यादा एडवांस लेवल पे जिनकी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ हैं जो बिल्कुल बेसिक पे हैं उनको। तो मैं यही आइडिया लेना चाह रहा था। तो इसमें कुछ लोग जो जिनकी प्रैक्टिस ऑलरेडी है, जो पहले से बेहतर बेहतर चीज़ों को जानते हैं, तो उनके लिए ये होगा कि मेरी कोशिश होगी कि जो दोस्त जिनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो ज़्यादा बेहतर नहीं जानते, तो उनको साथ लेके चलना। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इस जो लिटिगेशन के जितने भी सेक्शन हैं इनकम टैक्स के, मैं बल्कि पहले आपको बता दूं कि इसमें जो अहम तरीन सेक्शंस हैं इनकम टैक्स के, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि हम ये सेक्शंस देखेंगे। तो इसको एक तरतीब के साथ अगर हम देखें तो एक ये अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट, ये जो सेक्शन 111 है, इसको ये बहुत अहम है सेक्शन, ये लिटिगेशन के हवाले से। फिर 114 सेक्शन है, इसमें इसके मुख्तलिफ सब सेक्शन आते हैं। वैसे तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न के हवाले से है, लेकिन मुख्तलिफ सेक्शंस के साथ इसका ताल्लुक है। 114 सब सेक्शन 2 का ताल्लुक 120 सब सेक्शन 3 के साथ एक ताल्लुक है। ये हम पढ़ेंगे तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी कि इसके नोटिसेस आते हैं, नोटिस के साथ ताल्लुक बनता है। 120 के बाद एक वैसे आप असेसमेंट के हवाले से 120 को जानते हैं, लेकिन डिफिशिएंसी इन रिटर्न कोई जो होती है, तो 120 सबसेक्शन 3 के तहत एक नोटिस आता है, तो उसको भी हम देखेंगे। फिर जो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है 121 सेक्शन, वो हमें बताता है कि जब आप कोई रिकॉर्ड नहीं देंगे, रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, तो ये अथॉरिटी, ये इख्तियार डिपार्टमेंट के पास है कि वो खुद से आपकी जो दस्तियाब रिकॉर्ड है, दस्तियाब इंफॉर्मेशन है, उनको बुनियाद बनाते हुए आपकी रिटर्न तैयार करे। मतलब आपकी इनकम कितनी है, उस इनकम पे टैक्स कितना बना है, तो वो खुद से इसको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। फिर है 122 3 सेक्शन अमेंडेड असेसमेंट। जब एक असेसमेंट होती है आपकी 120 के तहत, तो डिपार्टमेंट के पास ये इख्तियार है कि 122 के तहत उसको अमेंड करे। अब 122 के मुख्तलिफ सबसेक्शन हैं, चाहे सबसेक्शन 2 है, 4 है, 5 है, 5A है, सबसेक्शन 8 है, सबसेक्शन 9 है। इसमें वो टाइम पीरियड बताते हैं 122 का कि कब तक वो असेसमेंट को अमेंड कर सकता है, और अमेंडेड असेसमेंट को कब तक अमेंड किया जा सकता है। और 122 5A है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि असेसमेंट को अमेंड किया जाए इस सेक्शन के तहत, इसके स्कोप में क्या कुछ आता है। 122 5 है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन क्या है, जो कि डिफाइन किया हुआ है 122 8 में। 122 9 है, जो बताता है कि ये जो शो काज जब डिपार्टमेंट करे, तो डिपार्टमेंट के पास कितना एक वक्त होता है कि वो एक ऑर्डर, जो एक प्रोसीडिंग है, उनको कंक्लूड करे। ऐसा नहीं है कि ये हर जगह आप पढ़ेंगे कि कुल कितना एक टाइम है उनके पास। जैसे 114 में हम पढ़ेंगे कि यार नोटिस जो है, आपने रिटर्न अगर फाइल नहीं की, तो 114 के कुछ सब सेक्शन में बताते हैं कि डिपार्टमेंट कितने अरसे पीछे जा सकता है, वो को नोटिस कर सकता है। इसी तरह अगर अमेंडमेंट है, तो कितना एक अरसा है डिपार्टमेंट के पास, और जब डिपार्टमेंट ने प्रोसीडिंग स्टार्ट की, तो कितना एक वक्त है डिपार्टमेंट के पास। तो ये 122 में हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। फिर इसी तरह यानी कि 122 के आगे फिर ये अपील के कुछ सेक्शन आ जाते हैं। ये अमेंडेड जो अमेंडमेंट 2024 में हुई है अपील के हवाले से, कि एक लिमिट मुकर्रर की गई है कि टैक्स की अमाउंट कितनी हो, रिफंड कितनी हो, लाइबिलिटी कितनी हो, तो कमिश्नर अपील है। अगर उससे अमाउंट एक्सीड कर जाए, तो वो कमिश्नर अपील के बजाय ट्रिब्यूनल के पास चला जाता है। तो ये सेक्शन 126A है। फिर जो मुख्तलिफ सेक्शन है अपील वाले, 127 कमिश्नर अपील वाला, 131 ट्राइब्यूनल का, 133 रेफरेंस। ये हम देखेंगे कि कितने एक टाइम आपके आपके खिलाफ एक ऑर्डर आता है, तो आपके पास कितना एक टाइम है कि आप अपील करें, कितनी एक आपको फीस देनी पड़ती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं। जो अपील में मेन चीज होती है, ग्राउंड्स ऑफ अपील।
तो ये जितने भी लिटिगेशन से मुतल्लिका सेक्शन हैं, इनको हम इन डिटेल में हम पढ़ेंगे। इनका एक ताल्लुक एक देखेंगे, जो जजमेंट्स जो हुए हैं, जो केस लॉज हैं, चाहे ट्रिब्यूनल लेवल है, हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, तो वहां से हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। तो हम वो इंशाल्लाह साथ साथ देखते जाएंगे। तो जब हम हमारे खिलाफ कोई फैसला आएगा तो ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाने के लिए वो चीजें हमारे काम आएंगी। जाहिर है ये वक्त के साथ साथ आप मजीद सीखते जाएंगे, जितना एक ज्यादा पढ़ेंगे उतनी ही आपकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। ये आपके खिलाफ ऑर्डर आता है गवर्नमेंट की तरफ से 138 का, 137 और 138, ये सेक्शन भी हम देखेंगे। आजकल जो 147 है, जो क्वार्टरली एडवांस टैक्स है, ये इस पे आप लोग जो प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि 147 पे आजकल बहुत जोर है। मतलब इवन कॉल्स भी करते हैं और मुसलसल किए रखते हैं, क्योंकि इन पे बड़ा एक प्रेशर है कि भाई आपने टारगेट मीट करने हैं। एक वक्त था कि 147 का नोटिस, एक इंटीमेशन आती थी और वो डस्टबिन का जो है वो बन जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये बाकायदा इंटीमेशन, फिर उसके बाद कॉलें, फिर उसके बाद आपको बाकायदा ऑर्डर भी आ जाते हैं। ये चीजें भी हम देखेंगे कि इस नोटिस को हम कैसे इसको डील करेंगे, इसमें क्या अभी फाइनेंस एक्ट में मजीद क्या तब्दीली आ गई है। तो ये पूरा हम इसको 147 को देखेंगे। 161 भी एक फेवरेट है, ये नोटिस आप सब लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इवन नहीं भी कर रहे हैं, तो विद होल्डिंग वाला जो मामला है वो इसी सेक्शन में आता है। और ये फेवरेट है, ये भी टैक्स डिपार्टमेंट का हर साल आपको 161 का तो नोटिस आता है। इसको हम देखेंगे कि प्रिस्क्राइब पर्सन कौन है, और फिर मुख्तलिफ जजमेंट की शक्ल में हम देख लेंगे कि इसको किस तरह हमने डील करना है, इसको ये नोटिस जो है 161 वाला। फिर 176 है कि डिपार्टमेंट के पास इख्तियार है, वो आपसे इंफॉर्मेशन ले, 176 सेक्शन को ये इख्तियार देता है। 177 ऑडिट वाला सेक्शन है, कंप्लीट ईयर का। अच्छा, ये सर्कुलर है, एडवांस रूलिंग है, और रूल्स हैं। ये हम इसकी अंडरस्टैंडिंग वैसे बुनियादी तौर पे हम लेंगे अभी, आज भी हम कुछ कि हमारे जहन में होता है कि यार ये एसआरओ क्या चीज है, सर्कुलर क्या है, नोटिफिकेशन क्या है। तो इसको हम देखेंगे। ये ऑर्डिनेंस में भी इनको कुछ डिफाइन किया हुआ है। लेकिन इनके दरमियान आप देख रहे हैं 218 सेक्शन है, ये बहुत अहम सेक्शन है नोटिस सर्व करने का, कि क्या क्या तरीकेकार हैं। नोटिस है या कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई ऑर्डर है, कब ये समझा जाएगा कि वो सर्व हो चुका है। ये बहुत अहम है, क्योंकि इसी से ही आपको पता चलेगा कि कब आपके पास कितने एक दिन है, आपने अपील करनी है, आपके पास 30 दिन है। तो वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कब है, मतलब ये सेक्शन है, इसको हम डिटेल में देखेंगे, 218 सेक्शन। तो ये तकरीबन 20 के करीब हैं लिटिगेशन के हवाले से, जिन किसी ना किसी हवाले से जो जो दोस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको इन सेक्शन से वास्ता उनका पड़ता है। तो ये इंशाल्लाह हम तमाम सेक्शन हम देखेंगे एक एक करके, लेकिन इस तरतीब से नहीं। ये तरतीब जो मैंने सोचा है कि हम 120 सेक्शन जो असेसमेंट का है उसी से शुरू करें। इसका ताल्लुक 114 से भी है, तो आज पहला लेक्चर है, हम इसको देखेंगे 120 का और 114 के साथ जो ताल्लुक है, ये हम इस सेक्शन में देखेंगे। और थोड़ा सा मैं इब्तदाई तौर पे अगर हम इसको शुरू करें, कि जैसे मैंने कहा था कि आप लोगों के जहन में होगा कि यार ये मुख्तलिफ चीजें हैं, सर्कुलर है, एसआरओ है, रूल्स हैं, ऑर्डिनेंस है, एक्ट है। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए देखें कि रियासत के जो पिलर्स हैं वो आप कह सकते हैं कि वो मुकन्ना है, लेजिस्लेचर है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव है, फिर जुडिशरी है। अब कानून जो है वो मुकन्ना बनाता है, उस पे अमल दरामद एग्जेक्टिव करवाता है, और जुडिशरी उसकी तशरीह करता है। अब जो पेरेंट लॉ है, जैसे सेल टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, ये कानून जो मुकन्ना है उसकी जिम्मेदारी है, वो बनाते हैं। ये पेरेंट लॉ है, जैसे एक आइन है, वो भी मुकन्ना ही बनाता है। फिर इसके अलावा जो ये पेरेंट लॉज हैं वो भी मुकन्ना का काम है। उसके बाद जो है एग्जीक्यूटिव, एक किसी जो जो कानून मौजूद हैं, जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, अगर उसके अंदर यह है, इख्तियार दिया गया हुआ है एग्जीक्यूटिव को कि आप उसमें मजीद कोई तशरीह आप कर सकते हैं। जो रूल्स हैं, जो एस आर ओज हैं, मतलब एक ब्रॉडर में अगर डेफिनेशन करूं, रूल्स हैं, एस आर ओज हैं, सर्कुलर्स हैं, तो उनको ये इख्तियार जो है वो ऑर्डिनेंस में मिला होता है कि
ये एक डेलीगेटेड अख्तियार है, मतलब एग्जेक्टिव के कानून है, सबॉर्डिनेट लॉ है, ये कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते पेरेंट लॉ को। जो पेरेंट लॉ है वो ऑर्डिनेंस है, एक्ट है, जो कानून सा जो मुकन्नना बनाता है। ठीक है ना। तो ये बाकी जितनी भी चीजें हैं, रूल्स है, एसआरओ आता है, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि एसआरओ 55 आया। अभी एक भाई बात भी कर रहे थे कि सेल टैक्स के हवाले से मजीद जो है रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। वो एसआरओ 55 2025 का, जिसके जिसके तहत जो रूल 14 है, रूल 14 ऑफ सेल टैक्स, दो सेल टैक्स, वो उसमें तब्दीली आई है। जो रूल 14 है वो डील करता है फाइलिंग ऑफ रिटर्न को। उसमें उन्होंने कहा कि जो मैन्युफैक्चरर है वो एनेक्स जे फाइल करेगा, और जो कमर्शियल इंपोर्टर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, वो क्या फाइल करेंगे, वो फाइल करेंगे एनेक्स H1। उसमें वो 8 डिजिट HS कोड भी देंगे। उसमें फिर वो टैक्स रेट होगा, क्वांटिटी है, ये सारी चीजें वो उस जो जो एनेक्स H है उसके तहत वो देंगे। तो देखें, ये एक डेलीगेटेड पावर है। डेली ये एक इख्तियार दिया गया एग्जेक्टिव को कि यार ये चीजें स्मूथली फंक्शन हो, तो आपके पास ये इख्तियार है कि आप ये चीजें इस तरह बताएं। वक्तन फवक्तन एसआरओज आते हैं या सर्कुलर है, जैसे कोई फाइनेंस एक्ट आता है, बहुत सारी चीजें वजाहत तलब होती हैं कि यार मुझे समझ नहीं आती कि इसको कैसे करना है। तो फिर आप देख सकते हैं, इवन FBR की वेबसाइट को विजिट करें, वहां पे सर्कुलर मौजूद है कि फाइनेंस एक्ट 2024 के हवाले से सर्कुलर नंबर 1 है, इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का। वहां वो वजाहत तलब जो चीजें हैं उनको वजाहत की जाती है सर्कुलर के थ्रू। एसआरओ में अब एक देखें रिक्वायरमेंट आ गई है, H1 आपने करना है। ये एक डेलीगेटेड पावर है ना, कि ऑर्डिनेंस के अंदर इख्तियार मौजूद है, एक्ट के अंदर मौजूद है कि भाई जो एग्जेक्टिव है वो चीजों को बेहतर स्मूथली रन करने के लिए उनको एक इख्तियार दिया गया है। अच्छा, यही जो मैं SRO 55 की बात कर रहा था, इस पे मैं IRS की साइट पे देख रहा था कि इन्होंने कहा था कि इनवाइस पे भी 8 डिजिट HS कोड आप दें। अच्छा, ये चीज मुझे पर्सनली मैं उससे मुझे इसकी समझ नहीं आई, क्योंकि जो SRO 55 है उसके तहत तब्दीली रूल 14 में आई है। रूल 14 डील करता है फाइलिंग ऑफ रिटर्न को। फाइलिंग ऑफ रिटर्न में आपने दो चीजें डाल दी कि यार एनेक्स जे भी आपने डालना है, एनेक्स H1 भी है, उसकी ये मालूमात है, ये आप कर सकते हैं। IRS की उस पे आप जाएं, वहां पे लिखा हुआ होगा कि इनवाइस पे भी आप जो है 8 डिजिट HS कोड देंगे। अब इनवाइस की जो रिक्वायरमेंट है वो पेरेंट लॉ में मौजूद है, सेल टैक्स एक्ट में मौजूद है। इसका सेक्शन 23 बताता है कि यार इनवाइस में ये पर्टिकुलर्स होनी चाहिए, बायर सेलर की ये चीजें होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वांटिटी है, वैल्यू है, सेल टैक्स रेट है, वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें आपको सेक्शन 23 में मिलेगा। अब उस SRO में उसमें इस तरह की तो कोई चीज है ही नहीं। तो ये चीज कम अज कम मैंने इस पे बात की है, मुख्तलिफ दोस्तों से, अपने प्रोफेशनल से भी बात की, लिंक्डइन पे भी मैंने इस पे लिखा था कि ये जो बात कर रहे हैं कि इनवाइस में तब्दीली है, हाँ वहां पे जो सेल टैक्स रिटर्न है, जो उसके अनेक्सेस हैं, वहां तो बिल्कुल वो चीज क्लियर है, उसमें कोई मसला नहीं है। तो खैर, बात जो हो रही थी वो ये कि पेरेंट लॉ से सबॉर्डिनेटेड लॉ जो एग्जेक्टिव है, जो तीसरा पिलर है वो जुडिशरी है। जुडिशरी कानून की तशरीह करता है, लेकिन कई दफा ऐसी चीजें भी होती हैं कि उसकी तशरीह से एक नया कानून बन जाता है वर्क। वैसे कानून बनाता ये एक मतलब वाजे है कि मुकन्नना का काम है। जुडिशरी की मैं आपको मिसाल देता हूं अभी, कि सेक्शन 111 है, सेक्शन 111 जो अभी हम देख रहे थे, अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट, इस चीज को डील करता है। इस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला है, वो हम फैसला भी देखेंगे, फैसला पढ़ेंगे इसको इंशाल्लाह, कि जब आप इस सेक्शन के तहत असेसमेंट को अमेंड करेंगे तो आपने सेपरेट नोटिस देना है 111 सेक्शन के तहत। डिपार्टमेंट का ये मौकिफ रहा है कि यार 122 का हम जब नोटिस देते हैं तो वो सफिशिएंट है, वैसे 111 में भी है। लेकिन ये जुडिशरी ने इसमें मुख्तलिफ फैसले आए हैं, और अल्टीमेटली आखिरी जो ये मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट के जज का उनका फैसला आया है, तो उसके बाद FBR ने, उसके लीगल विंग ने नोटिफिकेशन इशू की है कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कुछ और फैसलों का भी, हाई कोर्ट के फैसलों का हवाला भी मौजूद है। आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो सकता है आपकी नजर में वो नोटिफिकेशन वो आपने देखा हो, वो भी हम देख लेंगे अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह। तो जुडिशरी ने कहा कि आपने अलग से नोटिस देना है।
तो अब जो है डिपार्टमेंट ने उस फैसले की रोशनी में कहा है कि भाई आप जो है 111 के तहत अलग से नोटिस दें अमेंडमेंट करने से पहले। 122 सेक्शन के तहत जब असेसमेंट को अमेंड करेंगे, आपके पास कोई मालूमात आ गई 111 के तहत क्या फलां के अकाउंट में जो है पैसे आ गए हैं, आप पहले 111 का ऑर्डर करेंगे, पहले उसको फाइनल करेंगे, कंक्लूड करने के बाद आप 122 की तरफ जाएंगे, फिर आप जो है अमेंड करेंगे। ऐसे नहीं कर सकते कि आप डायरेक्ट आपको कोई मालूमात मिल गई, वो डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है। ये डेफिनेशंस कर हम देखेंगे आगे कि डेफिनेट इंफॉर्मेशन को कैसे डिफाइन किया है 122 सबसेक्शन 8 में इस चीज को। तो ये मोटी मोटी बातें हो गई थी कि तीन जो रियासत के पिलर हैं वो हर एक के अपनी हदूद कीयूद हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कानून मुकन्ना बनाता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन, उसको कुछ इख्तियार दिए गए हैं कि वो जो कानून है वो उसको स्मूथली रन करने के लिए आप रूल बना सकते हैं, आप एसआरओ जारी करें, आप रूल बनाएं, और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन, आप सर्कुलर इशू करें। फिर आते हैं मामलात, यार ये सेक्शन है, इस हवाले से हम बहुत सारे फैसले देखेंगे। जो जुडिशरी का रोल है कि कानून की तशरीह, जो मुकन्ना ने कानून बनाया, उसकी तशरीह का इख्तियार कोर्ट के पास है। अब उसमें जो है आप मुख्तलिफ जो जजमेंट है, मुख्तलिफ एक ही फोरम पे एक ही सेक्शन के बारे में मुख्तलिफ फैसले मौजूद हैं, और वो हम देखेंगे। कानून की तशरीह का मामला है, अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो तशरीह करे। तो ये बुनियादी चीजें हमने अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने कहा कि ये चीजें मैं आपको थोड़ी सी इनकी मुख्तसर वजाहत कर दूं। तो आज जो है हम ये सेक्शन, जो आज का लेक्चर है, हम सेक्शन 120 को देखेंगे, और इसका कनेक्शन एक देखेंगे 114 के साथ, और 120 सब सेक्शन 3 का एक नोटिस भी हम देखेंगे। अच्छा जी, ये एक हाथ खड़ा हुआ है रिजवान अमीन साहब का, जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मैं तो एक अपॉर्चुनिटी लेता हूँ कि इंट्रोडक्शन भी करा दूँ। मैं एफसीए में हूँ और एज ए हेड ऑफ फाइनेंस मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में सर्व कर रहा हूँ। और मैं कराची माशाल्लाह। टैक्स बार एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ। और आईसीटी के बहुत सारे मैंने कोर्सेज किए हुए थे पहले। सर्टिफाइड कोर्स भी किया। अभी एक सेल्टेक्स का चल रहा है जिसमें ये राय प्रसाद साहब और बाकर रजा साहब मौजूद हैं। तो वो जी भी जी। है, तो लग गया, तो मैंने कहा कि ये भी आया था, तो मैंने कहा ये भी ले लूँ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला ओरिएंटेशन सेशन भी ले रहा, माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने ओवरव्यू दिया है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग, और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया मुझे इस सेशन, इस कोर्स के लिए। मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाह रहा हूँ कि सर जो आप लेके चल रहे हैं मुझे सिर्फ ये समझाएगा कि हम पहले इनकम टैक्स के लिटिगेशन सेक्शंस को कवर करेंगे, उसके बाद सेल टैक्स करेंगे, डोमेन टू डोमेन चलेंगे, या पैटर्न क्या होगा, जरा ये समझा दीजिएगा कोर्स हम का। हम पहले इनकम टैक्स कंक्लूड करेंगे, अच्छा, उसके बाद सेल टैक्स ठीक, करेंगे। उसके बाद सेल टैक्स इंशाल्लाह। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जी जी। जी वेलकम जनाब, वेलकम। अच्छा, ये 120 से मैंने इसलिए शुरू किया, 120 सेक्शन से, कि देखें आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको एक वहां पे आप आईआरएस पे आप देखेंगे 120 के तहत आपकी असेसमेंट होती है एक, ठीक है, यानी कि रिटर्न फाइलिंग से ही मैं शुरू कर रहा हूं, उसके बाद फिर जो अमेंडमेंट होती हैं वो उसको हम देख लेंगे। तो 120 जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो 120 सब सेक्शन 3 के तहत आपको एक जो है एक नोटिस आता है। वो क्या कहता है, 120 सब सेक्शन 3 सेक्शन क्या कहता है, इसको भी हम देखेंगे, इसको थोड़ा सा हम फिर इसका कनेक्शन भी देखेंगे 114 दो के साथ, कि वेयर द रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश्ड इज नॉट कंप्लीट, द कमिश्नर शैल इशू अ नोटिस टू द टैक्स पेयर इन्फॉर्मिंग हिम of the deficiencies other than incorrect amount of tax payable on taxable income as specified in the return or short payment of tax payable, and directing him to provide such information, particular statement or document by such date specified in the notice। मतलब आपने 120 सेक्शन के तहत आपकी असेसमेंट हो गई, आपने रिटर्न फाइल की, आपकी असेसमेंट हो गई, लेकिन कमिश्नर के पास ये इख्तियार है कि वो सब सेक्शन 3 के तहत आपको नोटिस करे कि आपका रिटर्न इनकम्प्लीट है।
अब जब एक चीज इनकम्प्लीट है, उसको कहीं डिफाइन किया गया हो या ये बताया गया हो कि जो कंप्लीट रिटर्न है वो क्या है, तो ये हम मुख्तलिफ सेक्शन का आपस में ताल्लुक देखेंगे। ये 120 सेक्शन है, इसका ताल्लुक 114 दो के साथ है। क्यों इसके साथ 102 के साथ ताल्लुक, 114 सबसेक्शन 2 के साथ है? इसलिए क्योंकि 114 सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि एक कंप्लीट रिटर्न क्या है। अब एक रिटर्न जब कंप्लीट नहीं होगा तो वो इनकम्प्लीट रिटर्न होगा, और अगर वो इनकम्प्लीट रिटर्न होगा तो 120 सबसेक्शन 3 के तहत डिपार्टमेंट जो है वो नोटिस करेगा कि आपका रिटर्न अधूरा है, कंप्लीट नहीं है, ये इसको कंप्लीट करें। अब 114 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? shall be in the prescribed form and shall be accompanied by such annexures, statements or documents as may be prescribed, provided that board may prescribe different returns for different classes of income or person including person। ये वो उसकी डिटेल बता रहा है कि 114(2) के कंप्लीट रिटर्न होता क्या है। shall fully state all the relevant particulars or information as specified in the form of return including a declaration of the return records kept by the taxpayer। shall be signed by the person being an individual। अच्छा, ये चीजें साइन मतलब ये आप देखें ना, अभी हम आयरिस पे जाते हैं, आयरिस में सिग्नेचर विग्नेचर वो इस तरह तो नहीं होता, पिन कोड वगैरह हम अप्लाई करते हैं, लेकिन ये पूरी रिक्वायरमेंट सेक्शन ये मौजूद है कि भी आप एनेक्जर देंगे, आप साइन करेंगे। शेल बी अकम्पनीड विद एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यू टैक्स, आपका एडमिटेड टैक्स है, आप वो भी उसका एविडेंस, जाहिर है वो एविडेंस वहां पे जो एडमिटेड टैक्स का जो सीपीआर है वो आप अटैच करते हैं, वेल्थ स्टेटमेंट उसके साथ अटैच होना चाहिए। अगर फॉरेन एसेट वगैरह है, शेल बी कंपनी विद फॉरेन इनकम एंड एसेट। ये एक कंप्लीट रिटर्न बता रहा है। सब सेक्शन 2, a return of income filed electronically on the web or in magnetic media or any other computer readable media as may be specified by the board shall also be deemed to be a return for the purpose of subsection 1। and ये जो 114 सबसेक्शन 1 है वो रिटर्न का बताता है। ये 114 सबसेक्शन 2 पे हम इसलिए आए क्योंकि हमें नोटिस मिलता है 120 सबसेक्शन 3 का। 120 सबसेक्शन 3 कहता है आपका रिटर्न इनकम्प्लीट है। अब इनकम्प्लीट चीज हमें कैसे समझूं कि कैसे इनकम्प्लीट है? तो सेक्शन 114 सबसेक्शन 2 बताता है कि कंप्लीट रिटर्न क्या है। अगर मेरा रिटर्न कंप्लीट नहीं है तो इनकम्प्लीट है, और अगर इनकम्प्लीट है तो मुझे 120 सबसेक्शन 3 के तहत नोटिस आता है। तो इसलिए ये दोनों सेक्शन आपस में इनका एक ताल्लुक है, इसलिए हम इसको साथ मिला के हम पढ़ रहे हैं। ये सेक्शन 114 सबसेक्शन 2 defines what constitutes a complete return, listing all necessary components। If a taxpayer fails to meet these requirements, their return is considered incomplete and the tax department can act under section 120 subsection 3 by issuing a notice। ये चीजें हम देख चुके हैं। दूसरी चीजें इसमें ये वो तफसील है, मतलब जो 114 सबसेक्शन 2 का कि भाई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म हो, उसमें एनेक्जर हूँ, सारे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मौजूद हूँ, सिग्नेचर रिक्वायरमेंट है। अच्छा, आप ये इस चीज से वो ना हो, आगे मैं एक नोटिस भी है कि वो भी आपको दिखाऊंगा 120 सबसेक्शन 3 के तहत कि उसकी लैंग्वेज कैसी होती है, वो क्या क्या कुछ मांगते हैं, और उसमें कौन से सेक्शंस का हवाला मौजूद है, ये भी हम साथ इसके देखेंगे। अब देखें ना, ये 114 सबसेक्शन 2 वो कहता है प्रूफ ऑफ पेमेंट भी देंगे, वेल्थ स्टेटमेंट है, फॉरेन इनकम और एसेट है, और इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न के हवाले से वो भी वो बताता है 114 सबसेक्शन 2। ये 120 सबसेक्शन 3 हम इसको पहले ही देख चुके हैं कि डिपार्टमेंट हमें नोटिस कर सकता है कि द टैक्स डिपार्टमेंट कैन इशू अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द टैक्स पेयर अबाउट द डिफिशिएंसीज इन देयर रिटर्न। The notice will direct the taxpayer to provide the missing details, documents or statements by a specified date। जाहिर है वो 30 दिन देगा या जितने भी दिन देगा कि भाई इन दिनों के अंदर अंदर आपने ये डिफिशिएंसीज जो हैं वो ठीक करनी है। आपने अगर एनेक्जर नहीं है उसको फिल करना है, अपने अकाउंट अटैच नहीं किए वो देने हैं, आपका कोई सीपीआर वो इनकम्प्लीट है वो आपने अटैच करना है, वेल्थ स्टेटमेंट कुछ भी है तो वो आपको एक डेट देगा कि इन दिनों के अंदर अंदर आपने इन डिफिशिएंसीज को दूर करना है। अच्छा, ये 120 सबसेक्शन 4 की तरफ आते हैं। पहले तो 120 सबसेक्शन 3 के तहत हमें नोटिस मिल गया। 120 सबसेक्शन 4 कहता है वेयर अ टैक्सपेयर फेल्स टू फुली कंप्लाई बाय द ड्यू डेट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस अंडर सबसेक्शन 3, द रिटर्न फर्निश्ड शैल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड रिटर्न एंड इफ इट हैड नॉट बीन फर्निश्ड।
अब वो एक 120 सबसेक्शन 3 के तहत आपको नोटिस मिला, उसने आपको 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन दिए कि भाई आप ये चीजें कंप्लीट करें, आपका रिटर्न अधूरा है। अगर आप उस ड्यू डेट तक ये चीजें नहीं करते तो आपका रिटर्न जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। इफ अ टैक्स पेयर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द notice issued under subsection 3 by the specified due date, the return will be treated as invalid, meaning it will be considered as if the taxpayer never submitted the return. This can lead to penalty. जाहिर है आपने रिटर्न अगर फाइल नहीं की तो आपकी वो फिर तमाम चीजें पेनल्टीज या लीगल जो कानूनी नतायज हो सकते हैं वो आपको उन सबका सामना करना पड़ेगा। अच्छा, 120 सबसेक्शन 3 के बाद 4 देखा, अब हम 5 को देखेंगे। 120 सबसेक्शन 5 को देखेंगे। There, in response to a notice under subsection 3, the taxpayer has by the due date fully complied with the requirement of the notice. The return furnished shall be treated to be complete on the date it was furnished and the provision of subsection shall apply accordingly. अगर उसने देखें सबसेक्शन 4 कहता है अगर आपने कंप्लायंस नहीं की नोटिस की तो रिटर्न इनवैलिड हो गया। अगर आपने कंप्लायंस की, if the taxpayer fully complies with the notice by providing all the required information, document or statement by the due date, the return will be treated as complete. It will be deemed complete on the original date of submission. ठीक है ना? आपने 30 सितंबर 2024 को रिटर्न फाइल की तो उस दिन से आपकी रिटर्न जो है वो कंप्लीट समझी जाएगी। दिस इंश्योर द टैक्सपेयर रिकॉर्ड इज नॉट पेनलाइज्ड फॉर द डिले इन कंप्लीटिंग द रिटर्न। अच्छा, अब ये सबसेक्शन 6 बहुत अहम है। देखें, ये डेट्स जो होते हैं नोटिस को डील करते हुए इंतहाई अहम है। नो नोटिस अंडर सबसेक्शन 3, ठीक है, आपको अगर सबसेक्शन 3 के तहत नोटिस आता है तो आपको ये आपके जहन में ताजा हो, फ्रेश हो कि यार ये जो सबसेक्शन 6 है वो क्या कहता है। shall be issued after the expiry of 180 days from the end of the financial year in which return was furnished and the provision of subsection shall apply accordingly। ठीक है, कि ये जो नोटिस है डिफिशिएंसी वाला सबसेक्शन 3 वाला खुला तो नहीं छोड़ा हुआ कि जब आपका दिल चाहे टैक्स डिपार्टमेंट का वो आपको नोटिस करे 5 साल के बाद इस सबसेक्शन, नहीं, वो नहीं कर सकता। उसकी एक हद बंदी है, उनके दिन मुकर्रर हैं कि 180 दिन है। टैक्स डिपार्टमेंट के पास है 180 दिन है और ये स्टार्टिंग पॉइंट कब है 180 दिनों का? फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वाज फर्निश्ड। जिस साल आपने रिटर्न फाइल की, मैं एक मिसाल के साथ आपको समझाता हूं, वजाहत करता हूं। टैक्स ईयर 2024 है, 30 जून 2024 जो है वो जुलाई 23 से जून 30 2024 ये जो है ये डेट है, टैक्स ईयर है। इसकी रिटर्न आप कब फाइल करते हैं? इसकी रिटर्न 30 सितंबर तक आप फाइल करते हैं। इसका मतलब है टैक्स ईयर 24 की रिटर्न आपने 30 सितंबर को फाइल कर दी। तो ये जो 120 सबसेक्शन 3 है इसके तहत नोटिस हमें कब तक आ सकता है? वो कह रहा है कि 180 दिनों तक। लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें देखना होगा कि 30 सितंबर को, अगर हमने 30 सितंबर 2024 को हमने रिटर्न फाइल की तो ये साल, जिस साल हमारी असेसमेंट हुई, ये कंप्लीट कब जाके होगा? ये कंप्लीट होगा 30 जून 2025 को। ठीक है ना? अगले साल, ये फाइनेंशियल ईयर कहता है। तो उसके बाद 180 दिन है, 6 महीने हैं टैक्स डिपार्टमेंट के। वो जिस साल हमने रिटर्न फाइल की, असेसमेंट हो गई, उसके कंप्लीट होने के बाद 180 दिन, उसके कंप्लीट होने के बाद 6 महीने। अगर उसके बाद करेगा 6 महीनों के, तो फिर वो जो है नोटिस टाइम बार्ड होगा। आप रिप्लाई करेंगे कि अब यो मतलब अब आप लेट हो गए हैं, आप ये नोटिस मुझे नहीं कर सकते, और ये हवाले मौजूद है। अच्छा, ये चीजें हमने 120 सबसेक्शन 3 के नोटिस को हमने देखा। इसका ताल्लुक हमने 114(2) के साथ देखा। 114(2) के साथ ताल्लुक देखने के बाद हमने ये देखा है कि इसके 120 का सबसेक्शन 4 जो है वो रिटर्न को इनवैलिड करार देता है अगर आप। अच्छा जी, मोहम्मद रिजवान अमीन जी, जनाब आप बोलें। सॉरी सर, मैं इंटरेक्टिव थोड़ा होना चाह रहा हूँ। आपने भी जी जो जी बताया सर कि जी थोड़ी सी जी इसमें मुझे वहाँ में अगर पॉसिबल हो एक्सेल में एक आप ड्राफ्ट करके दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे आपकी वजह से ये लगा कि लेट सपोज अगर आप मुझे अलाउ करें तो 30 जून 2024
2024 का जो रिटर्न है वो 30 सितंबर 2024 तक हम फाइल करते हैं, तो जी जी। टैक्स डिपार्टमेंट 30 जून 2025 तक वो ये नोटिस इशू कर सकते हैं, ये कह रहे हैं। नहीं, देखें ना, वो आप जरा सेक्शन की वर्डिंग देखें। जी। शेल बी, नो नोटिस अंडर सबसेक्शन 3 शेल बी इशूड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज। ठीक ये है। 180 डेज शुरू कब हो रहे हैं? ये हम्म। शुरू होंगे फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न फर्निश्ड। अब आपने रिटर्न फर्निश किया सितंबर 2024 में, जी जी। ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब हो रहा है? 30 जून 30 जून 2025 2025। को हो रहा है। ठीक है। 25, 25 के बाद 180 दिन है उसके पास। यानी कि दिसंबर 2025। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यानी कि दिसंबर 2025 तक वो इशू कर सकता है। वो कर सकता है, उसके बाद करेगा वो टाइम बार्ड हो जाएगा, वो नहीं कर सकेगा। अच्छा 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 अच्छा, सही है, अब क्लियर है। सर थोड़ा सा जी एक्सेल में हो ना तो बड़ा मजा आएगा, पॉसिबल है, कन्वीनियंट हो आपके लिए तो। जी जी, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं कर देता हूँ अभी, ये एक्सेल भी मैं खोल लेता हूँ। जी जी। देखें, हमारा टैक्स ईयर है 25, 24, 2024। ये कब से कब तक है? ये जुलाई 2023 टू जून 2024। अब इसकी रिटर्न हम कब फाइल करते हैं? ये रिटर्न हम फाइल करते हैं, फर्ज किया वो इंडिविजुअल है, उसकी रिटर्न फाइलिंग डेट 30 सितंबर 2024 को हमने रिटर्न फाइल की। अब जो 120 सर। सबसेक्शन 6, जी, जी 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 सर, जी जी। अब जो सबसेक्शन 6 है, 6 है 120 सेक्शन का, वो कहता है फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच यू फाइल्ड योर रिटर्न, सबमिटेड योर रिटर्न। उस फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद आपके 180 दिन है डिपार्टमेंट के पास। अब ये जो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें मैंने अपनी रिटर्न फाइल की, ये एंड कब होगा? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सर ये जून 2025 में होगा। जी जी, मैं यही लिख रहा हूँ। सही है सर, सही है। ठीक, ठीक है। ये है वो स्टार्टिंग पॉइंट, 180 दिनों का स्टार्टिंग पॉइंट ये है। इनके इसके एंड के बाद, ये फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद टैक्स डिपार्टमेंट के पास 180 दिन है। यानी कि तकरीबन ये बनते हैं 30 दिसंबर बन रहा होगा। जी, 30 दिसंबर 2025। 2025 तक वो आपको 120 सब सेक्शन 3 के तहत नोटिस कर सकता है अगर आपकी रिटर्न में कोई डिफिशिएंसी है। अगर वो इस डेट तक आपको वो नोटिस नहीं करता तो इसका मतलब है आपका रिटर्न जो है वो कंप्लीट है। अच्छा, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। सही है सर, यानी कि अगर ये तो सर इंडिविजुअल हुआ, तो अगर कंपनी हुआ तो ये शायद 30 जून 2026 पे चला जाएगा। जी जी, वो उसी हिसाब से देखिए ना, रिटर्न जी। उनकी जो लास्ट डेट होती है दिसंबर होती है। सही है, तो उसके बाद के 6 महीने या 180 डेज ऐसा ही ना। हाँ जी, वो फाइनेंशियल ईयर जैसे ही उनको क्लोज होता है उसके बाद 6 महीने है, एंड ऑफ जी। फाइनेंशियल ईयर। सही। वो आप लैंग्वेज देखें ना, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 6 महीने है उसके बाद। थैंक यू सर। जी जी, वेलकम।
अच्छा, ये मजीद हम इसको जरा नोटिस की लैंग्वेज भी देखते हैं कि वो किस तरह नोटिस करता है 120 का। ये हम आज देखेंगे। तो आज ये हमारा पहला लेक्चर है, होपफुली आपने चीज़ों को समझा, और इसी तरह हम इंशाल्लाह चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। 120 के बाद 21 जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, फिर अमेंडेड असेसमेंट 122 आएगा, फिर 122 के साथ 111 जो है वो नोटिस, उसको मिला के हम देखेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ सेक्शंस का आपस में एक ताल्लुक है। जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, आगे हम देखेंगे कि कई एक सेक्शन है जो जिसके साथ उसका ताल्लुक बनता है। खैर, अभी हम 120 में खड़े हैं, तो ये नोटिस है। ये देखें कि नोटिस अंडर सेक्शन 120 सब सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 फॉर द टैक्स ईयर 2023। प्लीज रेफर टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव। एवरी पर्सन, अच्छा, वो इसमें वो सेक्शन के जो हैं वो बता रहा है कि एवरी पर्सन व्हाइल फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम रिक्वायर्ड टू फुलफिल द कंडीशन मेंशन्ड इन सेक्शन 114(2)। अब आपको एक ताल्लुक समझ आ गई है कि 120 सब सेक्शन 3 का नोटिस दे रहा है, वो हवाला नीचे रेफरेंस दे रहा है 114(2) का, क्योंकि 114(2) बताता है कि कंप्लीट रिटर्न क्या होता है। अगर कंप्लीट नहीं है तो वो अधूरा है, और वो अधूरा है तो 120 सब सेक्शन 3 के तहत आपको नोटिस करेगा। वो कह रहा है कि इन सेक्शन 114(2) ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 अलॉन्ग विद रूल 34(4), यानी कि इसका 114(2) का ताल्लुक 34(4 है। ये तमाम चीजें इसने नोटिस में मेंशन की हैं, जो जो इनकी रिक्वायरमेंट है 114(2) की और 34(4) की of the income tax ordinance 2022 for the sake of clarity relevant part of law is given as under सेक्शन 114 सबसेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 क्या कहता है? ए रिटर्न ऑफ इनकम शेल बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड शेल बी accompanied by such annexures statement or document as may be prescribed including persons subject to final taxation shall fully state all the relevant particulars or information as specified in the form of return, including a declaration of the record kept by the taxpayer, shall be signed by the person being an individual or the person representative where section 172 applies। वो रिप्रेजेंटेटिव को ये उस हवाले से सेक्शन डील करता है, सेक्शन 172। shall be accompanied with evidence of payment of due tax as per return of income, shall be accompanied with a wealth statement as required under section 116, shall be accompanied with a foreign income and asset statement as required। अच्छा, उसके बाद 114(2) के बाद वो रिप्रोड्यूस कर रहा है रूल 34(4) ऑफ इनकम टैक्स रूल 2002 को, कि रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी accompanied by the following, namely applicable documents, statements, certificates, annexures। In case of companies, the return of income shall be accompanied by audited accounts and reconciliation of profit as per accounts and taxable income declared in the return। आगे अब इन चीजों को के बाद वो क्या कहता है नोटिस में? स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न ई फाइल्ड बाय यू एट एफबीआर वेब पोर्टल फॉर द टैक्स ईयर 2023 डेटेड 15 November 2023 reveals that the requirements as laid down in section 114(2) of the income tax ordinance 2001 have not been फुलफिल्ड। आपने जो एक मुकम्मल रिटर्न है, जो कि हमें सेक्शन 104 सब सेक्शन 2 बताता है, आपने उनकी कंप्लायंस नहीं की, आपने एक मुकम्मल रिटर्न फाइल नहीं की। यू आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस the following record documents and details online through IRIS on or before 30th December। अब आप देखें ना कि 2023 की इन्होंने आखिरी दिन में जाके ये की है। ये डेट अगर ये हो जाती है, ये 30 दिसंबर आखिरी डेट था, उसके बाद ये टाइम बार्ड हो जाना था 2023 का। हाँ, खुद कैलकुलेट करके अब आप जरा देख लीजिएगा। मैंने आपको 24 का बताया था, ये 23 है। अब 23 की रिटर्न कब फाइल हुई होगी? फाइल हुई है सितंबर में नहीं, ये नवंबर में, खुद ही बता रहा है। नवंबर 2023 में जब फाइल हुई तो फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हुआ? वो जाके हुआ जून 24 में जाके हुआ। ठीक है, तो जून 24 में हुआ, तो वो जो है नोटिस कब कर सकता है? 30 दिसंबर 2024 तक वो कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे ये चीजें एक तरह से रिवाइज हो गई कि 30/12/2024 तक आप ये चीजें हमें प्रोवाइड करें। क्या क्या कुछ? एज मेंशन बिलो, कॉपीज ऑफ कंप्लीट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प्ड, कि भाई आप ये चीज हमें भेजें, ये आईरिस पे भेजें। और वैसे आईरिस कहते हैं डिपार्टमेंट का जो हाल है, इवन जो सीपीआर इनके अपने साइट पे आ रही होती हैं, वो भी कहते हैं कि हमें हार्ड फॉर्म में जरूर दे दें।
खैर आईआरएस पे आप दे दें कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस दे दें, ड्यूली साइंड और स्टैम्प टू कॉपी ऑफ नोट्स टू द अकाउंट। जाहिर है तो जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वगैरह है तो उसके साथ नोट टू द अकाउंट उसका हिस्सा होती हैं, वो भी आप दे दें। copies of चालान ऑफ पेमेंट CPR एज एविडेंस ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स, जो अमाउंट है इन टर्म ऑफ सेक्शन 164 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, यानी कि तमाम CPR भी हमें वहां पे अपलोड कर दें। एविडेंस ऑफ अदर पेमेंट इफ एनी ऑफ ड्यू टैक्स एज पर रिटर्न ऑफ इनकम along with CPR as provided under section 164 ऑफ द ऑर्डिनेंस। उसके बाद वो कह रहा है रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स एंड टैक्सेबल इनकम एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न in term of rule 34 of the income tax rule. In case of non-compliance or failure to produce the requisite record document within the time so allowed, the return filed by you will be treated as invalid return as if it had not been furnished under section 120(4) of the income tax ordinance. ये देखें तमाम सेक्शन जो हमने इससे मुतल्लिक पढ़े थे एक तरह से रिवाइज हो गए हैं कि आप ये तमाम चीजें हमें देंगे, आप हमें प्रॉफिट एंड लॉस देंगे, आप हमें उसकी नोट टू दी अकाउंट देंगे, ड्यूली साइन स्टैंप होगा, तमाम CPR दे देंगे, पेमेंट चालान जो जो प्रूफ हैं। अगर आप ड्यू डेट को इसकी कंप्लायंस नहीं करते तो 120 सबसेक्शन 4 के तहत आपकी रिटर्न जो आपने फाइल की थी नवंबर 2023 में वो इनवैलिड हो जाएगी। ऐसा हो कि आपकी रिटर्न फाइल ही नहीं हुई। तो ये नोटिस की हमने लैंग्वेज भी देख ली। तो आज के लेक्चर के लिए यही मैंने सोचा कि ये इनिशियल हम एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि जो पेरेंट लॉज क्या हैं, उसके साथ जो सबॉर्डिनेटेड लॉज हैं वो क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग हमने ली। हमने ये भी देखा कि हमने कौन कौन से सेक्शन जो लिटिगेशन के हवाले से अहम है वो हम कवर करेंगे। और इब्तदा 120 सेक्शन से इसलिए क्योंकि यहीं से हम रिटर्न फाइल करते हैं, यहीं से एक नई कहानी का एक आगाज होता है 120 सबसेक्शन 3 के तहत। तो ये इसको हमने फिर मिला के देखा, 114 2 के साथ देखा है हमने, नोटिस की लैंग्वेज भी देखी है, इनकी रिक्वायरमेंट भी देखी है। अहम तरीन जो है इस नोटिस के हवाले से जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमें हमारे पास हमारे जहन में ये चीजें बिल्कुल ताजा होनी चाहिए कि यार ये टाइम बार्ड तो नहीं हो गया। डिपार्टमेंट अगर वो 6 महीने से के बाद कर ले फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद तो वो फिर टाइम बार्ड हो जाता है। तो ये चीजें प्रैक्टिस के हवाले से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम होती हैं। तो इस हवाले से कोई दोस्त का कोई सवाल वगैरह हो तो वो कर सकता है। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, इसमें एक तो ये रूल्स ऊपर 2022 लिखो और नीचे 2002 है। मेरे ख्याल में 2002 ही होगा, वो जी जी मिस्टेकली जी जी 2022 जी लिखा। जी जी दूसरा ऐसा ही है जी। दूसरा ये है कि साइंड बाय साइंड हो, लेकिन इसमें आईआरएस में तो ऑनलाइन जाता है, इसमें साइंड क्या है? या वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके बिजनेस के वो साइंड हो जो हमने इनके साथ एनेक्स्चर करने होते हैं आईआरएस में, ऐसे ही है? यार ये बेसिकली अकाउंट्स जो है ना वो कहते हैं कि आप साइन करके जो है डायरेक्टर या जो भी प्रोप्राइटर है उसके साइन होने चाहिए। बाकी ये जाहिर है ऑनलाइन आप समझ सकते हैं कि उसमें इवन CPR भी जो वो मांगते हैं वो इनके अपने पास भी होते हैं, लेकिन आपको हार्ड फॉर्म में भी देने पड़ते हैं बरकैफियत जब इस तरह का नोटिस आता है। मेन चीज यही है ना। जी जी नॉर्मली ये देखा है कि जब रिटर्न हम फाइल करते हैं उसके साथ हम ये इतने डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करते, जब ये नोटिस आते हैं उसके बाद ही हम उनको देते हैं, ऐसे ही है ना नहीं, प्रैक्टिस जो है? देखें देखें ये चीजें तो देखें ये हम अटैच तो अगर एडमिटेड टैक्स बनता है तो वो हम करते हैं। मतलब देखें मेरे जितने भी एडजस्टेबल टैक्सेस हैं वो सारे हम वहां पे उसका सारे रेफरेंस देते हैं कि यार मेरा 148 का इतना डिडक्ट हुआ है, मेरे 153 का इतना एक टैक्स डिडक्ट हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल 235 236 ये सारी चीजें, या 236G के वो सारी चीजें, और इवन सारे जो हैं पेमेंट डिटेल में आईआरएस में अब जाते हैं ये चीजें मौजूद भी होती हैं। कुछ होती हैं बैंक प्रॉफिट के 151 के कुछ चीजें जो हैं वो आईआरएस पे या इनकी पेमेंट डिटेल में नहीं होती। ये पूरी डिटेल दे रहे होते हैं रिटर्न में कि यार ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है, वो उसके मुताबिक ही मैं तमाम चीजें आईआरएस में फिल करता हूँ। वो फिर मैं अटैच भी करता हूँ और मैं सब कुछ बताता हूँ कि यार 151 सेक्शन में ये मेरा बैंक है, ये अकाउंट नंबर है, इसका इतना प्रॉफिट था, इतना इस पे टैक्स कटा है, 236G है, ये मेरी परचेजेस हैं इतनी, एक इसके साथ मैंने टैक्स पे किया इस हिसाब से। वो सारी चीजें हम दे रहे होते हैं। अकाउंट अलबत्ता अटैच होते हैं इनके साथ एडिशनली, अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस नोट टू दी अकाउंट, वो सारे उनका हिस्सा होते हैं, वो भी जी हम जी अटैच सर। करते हैं। एडमिटेड टैक्स है वो भी जब हम पे करते हैं, PSID बनाते हैं तो वहां हम क्लिक करते हैं तो वो खुद ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसका हिस्सा बन जाता है। जी बिल्कुल सर। सर इसमें काइंडली ये ऐड कर दीजिएगा कि अगर इन्होंने हमें नोटिस टाइम बाड़ किया तो उसका रिप्लाई कैसे करेंगे, वो उसका क्या शेप होगी?
वो मेरे यही ख्याल है में कि यार देखें 120 सब सेक्शन 6 कहता है कि आप इतने अरसे तक उसके बाद तो आप नोटिस नहीं कर सकते इस सेक्शन के तहत। सर वो यही उसका फॉर्मेट कैसे हमारा होगा? नहीं, फॉर्मेट देखें, नोटिस रिप्लाई का फॉर्मेट तो रिप्लाई तो कोई मसला नहीं है। आप आपके जहन में सिर्फ ये सेक्शन हो कि आप कानून की ही बात करें, वो तो आपको रिप्लाई तो आपको चैट जीटीपी बना देगा। आप इसको कॉपी पेस्ट करके कर दें कि यार ये इसकी रिप्लाई कर दें, ये सब सेक्शन 6 कहता है कि आप फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद 6 महीने तक आप मुझे नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि ये इतने इस पीरियड से एक्सीड कर गया है, तो आप ये नोटिस आप मुझे नहीं कर सकते। तो आप ये रेफर कर लें, ये सेक्शन आप देख लें। इस तरह के बहुत सारे जो फैसले हैं, इवन अगर डिपार्टमेंट ने आगे भी हम देख लेंगे 122 में भी बहुत सारे हैं कि भाई कितने एक साल होते, 121 में है कि कितने साल होते हैं कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। 122 में असेसमेंट को अमेंड कितना कर सकता है, और अमेंडेड असेसमेंट को मजीद कितना अमेंड किया जा सकता है, और अगर वो कोई शोकाज करेंगे तो उसकी कितनी एक पीरियड है। इस हवाले से हायर फोरम पे, अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे फैसले आए हैं टैक्स पेयर के हक में कि ये चीजें टाइम बार्ड हो गई थी। वो कोई मखसूस लैंग्वेज तो नहीं, आपको कानून की बस ये समझ हो, आपको पता है कि यार अब आपको पता चल गया कि ये सेक्शन है, ये सब सेक्शन है, इन चीजों को डील करती है, आपने बस वो रिप्लाई कर देना। जी जनाब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, अब हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या किसी भी कंपनी के मुलाजिम जो होते हैं 149 के तहत उनका डिपार्टमेंट, उनके ऑर्गेनाइजेशन टैक्स काट रही होती है। जी फर्दर ये रिटर्न के वक्त वो लोग अपना लिखते हैं कि हमारा टेलीकम्युनिकेशन में और वो इतना टैक्स कट गया, वो रिफंडेबल में तो आ रहा होता है, लेकिन उसका क्या फर्दर ऐसा कोई प्रोसीजर होता है कि सर उनको अमाउंट रिफंड हो जाए, क्योंकि अगले साल वैसे भी रिफंड में नहीं शो हो रही होती। तो ऐसे बंदों को रिफंड कभी होता, मतलब मेरे को अंदाजा है नहीं कि शायद रिफंड, इसका कोई तरीकाकार नहीं, सर काइंडली आगाह कर दें, उन्हें फर्दर रिफंड कुछ का करना सेक्शन पड़ता हम है? देखेंगे, रिफंड का सेक्शन हम देखेंगे, अगर आपकी अमाउंट रिफंडेबल है 170 सेक्शन उसको डील करता है, तो वो आप एप्लीकेशन वहां पे फाइल कर दें, वहां पे मौजूद है रिफंड की एप्लीकेशन। उसके साथ साथ आप जो रिफंड की जो है आपके एविडेंस हैं कि आपने इतना आपका टैक्स बनता था, इतना आपने ज्यादा पे सर कर आपकी लिया, और ये आवाज़ आ मेरे, नहीं रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? सर आपकी जी आवाज जी, अब क्लियर आ है, रही है। उनका क्लियर सिग्नल है। का इशू। जी प्लीज सर अब आ कंटिन्यू। रही है। जी, तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि रिफंड के हवाले से अलग से सेक्शन है, वो 170 है, और रिफंड की एप्लीकेशन मौजूद है आईआरएस पे। आप वहां पे एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि यार इतना मेरा इस साल का टैक्स बनता था, इतना मेरा एडवांस, इतना मेरा मेरा एडजस्टेबल टैक्स पड़ा था, और ये एडजस्टेबल टैक्स मेरी जो एडमिटेड लाइबिलिटी है उससे ज्यादा थी, तो मेरा इतना रिफंड बनता है। आप एप्लीकेशन दे के ऑनलाइन सबमिट करके, तो हार्ड फॉर्म में भी डिपार्टमेंट को आप दे सकते हैं। बाकी जो है हमारे यहाँ मसाइल जरूर होते हैं, आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में कितने किस तरह के हमें मसाइल हो सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर यही है कि वहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन मौजूद है, वो दें, और आप अपने तमाम एविडेंस वो हार्ड फॉर्म में अपने साथ इकट्ठे करके वहां जाके उनकी वेरिफिकेशन होती है, ये तमाम सीपीआर की कि यार ये जेन्युइन है ये नहीं है। तो उसके बाद कुछ मतलब और तरीके भी हैं पाकिस्तान में, ये कानून से हट के भी, तो उसके बाद ही रिफंड हो सकता है। लेकिन कानूनी सूरत तो यही है कि आप 170 की एप्लीकेशन वहाँ पे आईआरएस पे वो करें, और टैक्स ऑफिस पहुंचे, और अपनी ये जो एविडेंस हैं सारे ये भी दे दें, वही एप्लीकेशन भी आप प्रिंट करके वो पहुंचे आप टैक्स ऑफिस रेलिवेंट। अच्छा सर, एक हमारा सेक्शन है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आपकी वो सर्विसेज आपने पिछले साल दी और आपकी अमाउंट जो है वो नेक्स्ट ईयर रिसीव हुई, तो अगर आपको हायर टैक्स स्लैब पड़ रहा है तो आप पिछली रिटर्न के मुताबिक टैक्स पे कर सकते हैं। लेकिन इसमें सर रिटर्न तो पिछले साल की हो जाएगी, जो बंदा पे हायर टैक्स कर रहा है वो इस का फायदा किस तरह उठा सकता है? नहीं, मतलब आप कौन से हेड ऑफ इनकम की बात कर रहे अब हैं, सर मतलब? उसने सर तो काइंडली सर कुछ पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करें कि रेलिवेंट रहे, जो रेलिवेंट सेक्शन चल रहा है वो रहे, वरना मिक्स मिक्स हो जाएगा। जी, ये चीजें मैं, मेरी भी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें जो है ना, ये इसी सेक्शन पे रहें, जो जो फिर सेक्शंस आते जाएंगे लिटिगेशन के हवाले से, हम उन चीजों को डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं, और वो बेहतर। जो रेलेवेंट सेक्शन है उस पे ही अगर आप करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जी जी 114
जब हम कोई रिटर्न फाइल करते हैं, मतलब कोई नया फाइलर होता है या बास लोगों को पिछले सालों के कुछ रिटर्न आ जाते हैं, 114(4) के नोटिस आ जाते हैं कि जी आप पुराना रिटर्न भी जो है वो फाइल करें। जी और जी। अक्सर वो देखा गया है कि वो रिटर्न फाइल नहीं करते। तो इसका कोई एक कोई अलार्मिंग चीज होती है कि मतलब उनको कोई नोटिस भी, मतलब कोई उनको इसका कोई नुकसान भी नहीं होता जब वो रिटर्न फाइल नहीं करते, वो उनके इनबॉक्स पे पड़ा रहता है। और कोई इसको इसके बाद फर्दर कोई इंटीमेशन होती है कि जैसे 40,000 का उनको जुर्माना किया जाएगा, या उसके लिए कोई इंटीमेशन की जाती है, या 114(4) के फौरन बाद ही वो उनको फाइन कर सकते हैं? अच्छा, 114(4) अगर आप मुझे इजाजत दें, ये हम अलग से पढ़ेंगे 114(4) को भी और 5 को भी, क्योंकि इनका ताल्लुक बनता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के साथ। अगर आप मुझे इजाजत दें तो हम जब वो सेक्शन पढ़ेंगे तो उसके साथ हम मिला के देख लेंगे। चलो ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है। सर ये एक मेरा हैंड रेस क्या हुआ है काइंडली, एक सर जी जी। टेक्निकल सवाल है कि जो अभी आपने एक्सेल फाइल आपने खुली थी ना, अगर ये बना हुआ है तो खोल सकते हैं? एक टेक्निकल सवाल आपसे पूछूंगा सर, मतलब जी मुझे जी मैं समझना है। खोल जी जी मैं भी खोलता हूँ, मैं भी जो खोलता अभी आपने बनाया था ना एक्सेल की हूँ। फाइल, जी जी जी। जी जी मैं भी खोलता हूँ। जी बताइएगा। एक टेक्निकल चीज मेरे जहन में आई है कि जी जी। अब हम बात कर रहे हैं कि टैक्स ईयर 2024 है, जिसका हम्म। स्टिपुलेटेड डेट 30 सितंबर 2024 है। अनलेस जी जी। अदरवाइज बोर्ड इसको एक्सटेंड करती है तो क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर कर देगी, नवंबर कर देगी, दिसंबर से जी ज्यादा तो जी। नहीं जाएगी। अच्छा, जी जी। अगर इस स्टिपुलेटेड यानी बोर्ड की डेट देखें तो फाइनेंशियल ईयर हमारा 24-25 होगा, और जिसको हम लेके जा रहे हैं 30 दिसंबर 2025 तक वो नोटिस इशू कर सकता है। ऐसा ही है ना सर? हम्म अच्छा, मेरा जो सवाल है टेक्निकल वो ये है कि लेट सपोज मैं रिटर्न फाइल लेट करता हूँ, और इतना लेट हम्म करता हूँ कि मैं जनवरी 2026 में जाके रिटर्न फाइल करता हूँ। आप समझ रहे हैं? हम्म हम्म तो हम्म उसमें उसमें मेरा फाइनेंशियल ईयर ऑल दो 26-27 होगा, जो कि जून 26-27 को क्लोज होगा, और दिसंबर 27 तक जाता है। अगर इसको लेके चलें तो क्या ऐसा ही है, हम्म। या वो टाइम बार्ड कहलाएगा? मतलब ये जो नहीं डेट ऑफ फर्निशिंग है वो बोर्ड की डेट है, या मेरी मेरी इंटेंशनल नहीं मेरी नहीं। फाइलिंग की डेट कंसिडर की जाएगी? आप आपको मैं दोबारा ये सेक्शन दिखाता हूँ, आप जरा लैंग्वेज इसकी देखें जी एक जी। मिनट। No notice under subsection 3 shall be issued after the expiry of 180 days from the end of financial year in which return was furnished. ठीक है। ठीक है, अच्छा, आपने रिटर्न जिस वाज फर्निश्ड। रिटर्न वाज फर्निश्ड। अच्छा, यानी कि यहाँ पे रिटर्न फर्निश के ऊपर जो है वो एम्फेसाइज किया गया है, ये स्टिपुलेटेड डेट के ऊपर एम्फेसाइज नहीं किया गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरी ऐसा ही। रिटर्न ऑफ डेट ही कंसीडर की जाएगी इसके इसको इवेलुएट करने के लिए? जी जी जी, वो फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होगा तो उसके बाद उसके पास 180 दिन है। सही सर, चाहे मैं लेट रिटर्न ही क्यों ना फाइल करूं, मेरी डेट ऑफ रिटर्न ही कंसीडर की जाएगी। जी जी। जी जी ठीक है बिल्कुल, सर, ये तो इसमें ठीक बड़ा है। क्लियर। जी जी ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ जी। मंसूर जी मेरा जी नाम है। जी जी जनाब। ये मेरा क्वेश्चन ये आपके जो अभी आपने असेसमेंट और रिवीजन के बारे में बताया, 114(4) के तहत आपको नोटिस आता है कि आप रिटर्न फाइल करें 2020 का, 2020 का, क्योंकि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ। तो ये तो हम्म FBR की जुरिस्डिक्शन में है कि वो जो रिटर्न फाइल नहीं किया उसका नोटिस किसी भी टाइम पे दे सकते हैं। उसके लिए 180 डेज की लिमिट नहीं है क्योंकि रिटर्न नहीं फाइल हुआ हुआ। हम्म। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये कि अब उस बंदे के जब रिटर्न जैसे मेरे पास आया तो वो उसकी बहुत सारी फाइलिंग जो करंट थी ना वो एक्यूरेट नहीं थी, उनमें इनकम एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं हुई थी और कुछ चीज़ें मिसिंग थी और कुछ एसेट्स के डिक्लेरेशन भी ठीक नहीं थी। तो मैंने हम्म उसके लिए नोटिस वाला रिटर्न तो फाइल कर दिया, लेकिन उसके बाद से सारे ड्राफ्ट जो है ना रिवीजन में बना लिए और उसको मैं अब रिवाइज करने लगा हूँ। तो इस केस में FBR की फिर वही 180 डेज वाला रूल सेम अप्लाई होगा कि वो जिस दिन रिवीजन होती है उसके बाद 6 मंथ के अंदर अंदर वो आपको असेसमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं। अच्छा, मैं इस बात की थोड़ी वजाहत करता हूँ। एक बात यह है कि अभी एक दोस्त ने भी कहा, मैं भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये लिटिगेशन के हवाले से जितने सेक्शंस हैं ये हम सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एक एक को देखेंगे। जो आप लोग एक चीज आप लोग मतलब अभी भाई ने भी सवाल किया, बाकी लोगों के जहन में भी है। देखें, डिफिशिएंसी अगर हो तो 120 सब सेक्शन 3 के तहत वो नोटिस कर सकता है।
अगर आपने कोई और गलती की, कोई इनकम एस्केप हुआ, कोई और मसला हुआ, अमेंडेड असेसमेंट कोई और चीज है, अमेंडमेंट वो कर सकता है। ये तो देखें डिफिशिएंसी है। आपने कोई वो समझते हैं कि यार आपने चालान साथ अटैच नहीं किया, आपने अकाउंट सबमिट नहीं किए, आपने कोई मतलब आपके नोट टू दी अकाउंट नहीं है, आपका एडमिटेड टैक्स का चालान फर्ज किया वो चीज नहीं है, आपने कोई रिकंसिलिएशन नहीं दी, ये उस तक है। ये याद रखें कि इसीलिए मैंने इसको मिला के 114 दो के साथ देखा है। 114 दो बताता है कि कंप्लीट रिटर्न क्या है, वो ये तमाम चीजें। लेकिन अगर आपने फिगर्स में कोई हेरा फेरी की किसी ने, तो देखें वो फिगर्स तो अमेंडेड असेसमेंट तो हो सकती है कि यार ये इनकम जो है मतलब कोई भी चीज है, वो हम अमेंडमेंट आगे जाके पढ़ेंगे। ये डिफिशिएंसी के हवाले से है ये चीज। तो ये चीज क्लियर करें कि एक रिटर्न मुकम्मल कब होता है। अगर वो मुकम्मल नहीं होता तो वो नामुकम्मल रिटर्न है, और अगर वो नामुकम्मल है तो उसको मुकम्मल करने के लिए 120 सबसेक्शन 3 के तहत नोटिस होता है। फिर वो जो है फाइनेंशियल ईयर के क्लोज के बाद 6 महीने है डिपार्टमेंट के पास कि वो उसको मुकम्मल कराए। ये सिर्फ मुकम्मल की हद तक है। बाकी चीजें हो गया, मतलब ठीक वो है। अमेंडेड असेसमेंट है, 122 उसको डील करता है, वो इसके अलावा है, वो हम आगे देख ठीक लेंगे है, आगे। जी चलें, जी ठीक है, ठीक है, ठीक। जी जी। अच्छा, वो बहुत सारे दोस्तों के सवाल आ गए हैं। ये सेक्शन हमने देख लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की मजीद जो आगे भी सेक्शन आएंगे इंशाल्लाह हम उनको मजीद केस लाज के साथ, मेरी कोशिश होगी कि हायर फोरम पे उस सेक्शन के तहत जो फैसले हुए हैं, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारे कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हों। तो कोशिश करें शायद ग्रुप भी ये जो है मैनेजमेंट कोई बना ले, तो ग्रुप में या जो भी जिस तरह भी आप समझें, यहाँ पे भी अपना जरा फीडबैक दे दीजिएगा जरूर कि भाई हमारी क्लासेस किस तरह जा रही हैं, तो ये जरा बेहतर होगा। इसलिए मैंने पहले इब्तदा में भी एक चीज वो समझना चाहा कि यार कौन कौन है, किस लेवल के, किस बैकग्राउंड के लोग हैं जो जो हमारे साथ हैं। तो आज मेरा ख्याल है 120 और बाकी चीजें जो हमने की हैं वो काफी हैं इस हवाले से। फिर हम कल जो है इंशाल्लाह हम करेंगे 121 जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, इसका जो ताल्लुक है दूसरे सेक्शंस के साथ 121 का, तो वो हम देखेंगे। उसमें 121 का ताल्लुक बनता है 114 के साथ भी बनता है, उसके सब सेक्शंस के साथ 177 के साथ भी बनता है, 117 के साथ भी बनता है। तो ये मुख्तलिफ कुछ चीजें हैं, वो हम इंशाल्लाह कुल मिला के हम पढ़ेंगे। साथ साथ हम केसला भी देखेंगे कि ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला भी उसके साथ मिला के देखेंगे, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग मजीद क्लियर हो। साथ साथ फीडबैक अगर हो सके तो इवन यहीं पे ही जोम पे मैसेज करके भी आप लोग कर सकते हैं जब हम क्लास में हों। तो ये इस तरह इंशाल्लाह हम इस चीज को लेके चलेंगे। तो आज के लिए जी, मजीद भाई का कोई सवाल है तो मंसूर गोलड़ा जी जनाब। बस मैंने तो ये कहना था आपका, माशाल्लाह ये मेरी पहली क्लास है आपकी, और जी जी, दिस इज फैंटास्टिक। ये तो मेरा थैंक कमेंट यू। यहीं पे, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था, ये आपकी इस कोर्स की पहली क्लास है, डेमो क्लास है, या ये शुरू हो चुका है? ये पहली क्लास है, यानी कि हमने 120 सब सेक्शन 3 से शुरू किया है, एडवांस लिटिगेशन इनकम टैक्स को। ओके। क्योंकि मेरा तो सीटीए का ऑलरेडी कोर्स चल रहा है, तो मैं चाह रहा था वो मैं कंप्लीट कर लूँ तो फिर मैं इसमें आऊँ, ताकि मेरी ग्रिप थोड़ी अच्छी हो जाए। तो आई सर डोंट नो कि इसमें आपकी इसके बाद ठीक है, 3 महीने के मैं बाद आपको दोबारा बता होगा? देता हूँ। जी नहीं इमरान भाई, इसमें मैं बता देता हूँ, हमारे बैचेस ऑन एंड ऑफ जो है वो फॉर्म होते रहते हैं डेफिनेटली। जो एडवांस टैक्सेशन की तरफ अभी बहुत कम लोग हैं जो इसमें बेसिकली एक्सेल करना चाहते हैं, जो लिटिगेशन के एस्पेक्ट को कवर करना चाहते हैं। ज्यादा ऑडियंस डेफिनेटली कंप्लायंसेस वाली होती है, तो इसका बैच थोड़ा सा लेट फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे कि लास्ट बैच हमारा आया था अगस्त में बना था, ठीक है, और उसके बाद वो कंक्लूड हुआ तो फिर हमने इसको नया बैच बनाया है। तो अगर अभी आपका सीटीए का कोर्स चल रहा है, आप उसको कंटिन्यू कर लें। इन द मेन टाइम इसकी जगह पे एक नया बैच आ जाएगा, आप उसमें कंटिन्यू कर लीजिएगा। गुड इनफ। थैंक यू फॉर द एडवाइस। थैंक यू जी मंसूर साहब। जी रिजवान साहब आपने हैंड रेज किया हुआ, जी जी रिजवान भाई। सर, एक रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी किया था व्हाट्सएप पे। सर इसको काइंडली, एक पॉसिबल हो, हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको 10:15 पे काइंडली शुरू करवा दें। मैं नहीं चाहता 1 मिनट भी मेरा लूज हो, ये मतलब बड़ा क्रूशल सेशन है। तो सॉरी मैं समझा और नहीं, क्या है ना, आप कह रहे हैं हम 10:15 बजे स्टार्ट जी करें? जी 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 सर, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। अच्छा, इसके लिए क्या मतलब है रिजवान भाई, 10:15 का मतलब आप मतलब लोगों के दस यहाँ बजे कोई? अगर शुरू करते हैं ना, मैं सर 10:05, 10 बज जाते हैं ना, तो वो चीजें निकल जाती है। तो मैं चाह रहा हूँ अगर पॉसिबल हो
कन्वीनियंट हो तो उसको 10:15 कर ले 10 की बजाय। 10:15 सवा इसमें 10 से बेसिकली थोड़ा सा डिले हो जाता है। वैसे तो आजकल तो ये रमजान है चले, इसी लेकिन की वजह अभी से ये तीन वीक की आई गेस क्लासेस होंगी इसकी इस टाइमिंग के ऊपर। इसके बाद तो ये क्लास की टाइमिंग जो है वो वापस 7:30 बजे पे शिफ्ट हो जाएगी। ये भी आपको शायद बताया गया होगा, क्योंकि ये रमजान में टाइमिंग हमने शिफ्ट जी की हाँ, है। अदरवाइज इस जी हाँ, बैच की ओरिजिनल टाइमिंग जो है वो 7:30 बजे है। सही है। ठीक है, तो मैं कह रमजान में पॉसिबल हो तो मैं देख लूंगा। चल चलिए चलिए देखते हैं। इसमें थैंक यू बाकी सर, दोस्त भी साथ ही हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू रिजवान साहब। ओके, अब्दुल रजाक कुरैशी साहब, आपका कोई सवाल है सर? जी सर, जैसे कि आपने बताया कि जो नोटिस आता है हमें 180 डेज के बाद जो नोटिस मिलता है, तो जी उसके बाद अगर टाइम पे जवाब नहीं दिया जाता तो फिर हम्म जो आपने बोला कि वो उसका रिटर्न इनवैलिड हो जाएगा, तो हम्म। उसने जो रिटर्न पे किया होगा वो जाया हो जाएगा या पेनल्टी लगेगी? नहीं, वो रिटर्न ही नहीं है। वो उसने फाइल ही नहीं की, यही समझा जाएगा कि आपने रिटर्न ही नहीं फाइल की। अच्छा, यानी कि वो डॉक्यूमेंट अगर उसने टाइम पे जमा नहीं किए तो वो रिटर्न जो है उसका इनवैलिड हो जाएगा और वो जो है जी जी समझेंगे नहीं कि बिल्कुल। वो। जी, उसने ठीक है, यही समझा जाएगा कि उसने रिटर्न ही फाइल नहीं की। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू जी। एनीवन एल्स जिसका कोई सवाल हो? अदरवाइज हम फिर सेशन को कंक्लूड करते हैं और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। वेल आई गेस सबके क्वेश्चन एड्रेस हो गए हैं। थैंक यू सो मच अमाद भाई। कल जी इंशाल्लाह फिर हम जो है वो कोशिश करते हैं कि जी 10:15 बजे ही कनेक्ट कर लें। वैसे तो एक एक जज़ाकल्लाह बंदे की सर। माइनॉरिटी का रिक्वेस्ट जो है वो हम कंसीडर करने की कोशिश करते हैं, वो भी इस वजह से कि रमजान में अक्सर हम लोग एग्जैक्टली, बस जाग रहे रमजान होते की हैं। वजह से, बाकी तो मैनेजेबल है। रमजान की वजह से ही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जी सही हो गया। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह 10:15 बजे मुलाकात होती है। अब ठीक है। लोग सब लोग अपना ख्याल बहुत रखिए। सारे दोस्तों ने जो है मैसेजेस किए हैं, आप सबका शुक्रिया। तो इंशाल्लाह हम कल 121 बेस्ट ओके जजमेंट जी, अल्लाह असेसमेंट और जो बाकी सेक्शन के हाफिज़। साथ उसका ताल्लुक है वो हम पढ़ेंगे और समझेंगे जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, जी आप इंशाल्लाह। सबका बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।